हेलो फ्रेंड्स, बुक्स लवर 365 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती। मेटल एंड नॉन मेटल का हमने धातु और धातु का डिफरेंस देखा है। तो धातु के अंदर क्या होती है, चालकता होती है, ध्वनिक प्रकृति यानी कि आवाज उत्पन्न करती है, अगर उसको अथड़ाते हैं तो। फिर है तन्यता, उसको खींच भी सकते हैं। लेकिन द्युतिहीनता, द्युतिहीनता का मतलब होता है लस्टर। ठीक है, ये बोलते हैं कि लस्टर नहीं होता है, लेकिन धातु ये चमकीली होती है, धातुओं के अंदर लस्टर होता है, इसलिए यहाँ पे गलत आंसर हमारा हो जाएगा द्युतिहीनता। धातुओं के अंदर हमें द्युति मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। उसको खींचकर पतले तार बनने को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा गुणधर्म खाना पकाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसके ऊष्मीय चालकता, यस वन हमारा काम का है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तन्यता, तन्यता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उच्च गलनांक, हाँ वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी पिघलता नहीं है। तो 1 एंड 4 हमारे आंसर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डी हमारा आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रियाएं नहीं करती। ये आपको समझना है कि कौन कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन नहीं करेगा। तो देखो, सोडियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कैल्शियम जो होता है वो भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन एफी जो है वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। वो आपको कैसे पता चलेगा, उसकी सक्रियता सीरीज क्या होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर होगा डी। 5 नंबर का क्वेश्चन, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी कि हमें एफी इसकी वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको सी मिलेगा, Fe3O4। नेक्स्ट, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है। तो क्या होता है, कैल्शियम तथा जल की अभिक्रिया कराते हो तो यह जल से नहीं करता है, गलत बात, जल से तो अभिक्रिया करेगा। यह जल से प्रचंड क्रिया करेगा, गलत, प्रचंड नहीं करेगा, धीरे से करेगा। जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करने वाले दो तत्व है, कौन से, पोटेशियम तथा सोडियम। ठीक है, ये प्रचंड अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ये जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, यस। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, यस, और इसीलिए कैल्शियम जो होते हैं वो पानी की सतह पे तैरना शुरू कर देता है। तो हमारे 3 एंड 4 हमारे आंसर होंगे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, राइट। चलो, और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन किस तरह से अभिक्रिया करता है। चलो फटाक से एक ट्रिक याद रखनी है, कह दो ना कार मिलेगी, अल्टो, जेन, फेरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी फॉर सिल्वर ओडी, यानी कि एजी एंड ओडी। तो मैंने कह दो ना कार मिलेगी, अल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी, सिल्वर ओडी, ये ट्रिक बताई। सोडियम से गोल्ड तक जाते हो तो सक्रियता सीरीज जो होती है, सक्रियता का गुणधर्म होता है वो कम होता जाता है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है धातुओं की। सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है हमारा सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। फिर उसके बाद सोडियम आएगा, सबसे पहले पोटेशियम आएगा, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, फिर आएगा लेड, फिर आएगा कॉपर, फिर मरकरी, फिर एजी यानी कि सिल्वर, एयू यानी कि गोल्ड। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो सोडियम और कैल्शियम है, सॉरी ये पोटेशियम सोडियम वो
ठंडे जल के साथ बहुत ज़ोर से अभिक्रिया करेगा। कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया डेफिनेटली करेगा। समझ में आया। फिर होता है एल्यूमिनियम जिंक। ये एल्यूमिनियम जिंक जो होता है, एल्यूमिनियम जिंक फेरस, यहाँ से लेके एल्यूमिनियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसके बाद की जो है जैसे कि जिंक से जिंक, एफी, लेड, कॉपर, मरकरी, एजे, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा, जो जिंक है, एफी है, लेड है, वो क्या करेंगे, ये सब करेंगे भाप के साथ अभिक्रिया, और बाकी के जो है वो ना तो ठंडे जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ, ना ही जल की वेपर के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज याद रखनी है। कह दो ना, कार मिलेगी अल्टोजेन फरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी सिल्वर ओडी। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। चलो, आपको बहुत काम आएगा ये। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक्वारेजिया संयोजन है, किसका संयोजन है? HCl तथा HNO3 का। HNO3 का कैसा होता है? HCl 3 होता है और 3 होता है, और HNO3 1 होता है। तो सभी जगह पे 3 1 दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि दोनों सांद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तनु है इसलिए नहीं आएगा, ये तनु नहीं आएगा, तनु नहीं आएगा। दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो देखो, KCl तो आयनिक होता है। HCl जो होता है वो आयनिक नहीं होता है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होता है, हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। CCl4 ये भी नहीं आएगा, आयन नहीं होते। NaCl, Na+Cl- यानी कि आयनिक फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे 2 और 3 नहीं होगा। 2 और 3 कहाँ पे आंसर दिया गया है? बी के अंदर, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनी यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ये देखना है। जल में विलेयता, तो जल में तो विलेयता होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, गलत। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं होती है, द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत चालकता होती है। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करता। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, यस ये तो होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत चालकता, तो ये भी होती है। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, कि ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ये प्रकृति में प्राकृत अवस्था में नेचुरल फॉर्म में मिलती है? तो कौन सी मिलेगी आपको? गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि 3 और 4 कहाँ पे दी गई? 2 और 4, तो 2 और 4 आपको यहाँ पे सी में दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो कई दो ना, कार मिलेगी अल्टोजेन फरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी सिल्वर ओडी। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसके अंदर टॉप 4 थी, वो सब कैसे अलग की जाती है? विद्युत परिष्करण से। और टॉप 4 में कौन है? सोडियम तथा पोटेशियम। ठीक है, तो 3 और 4 हमारा आंसर होगा। कहाँ पे 3 और 4? 3 और 4 एडी मेरा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मिडल में होती है उसके लिए कैल्सिनेशन किया जाता है, भुंजन किया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में होती है वो तो सीधी की सीधी उसका हम कार्बन की हेल्प से उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, रिडक्शन करवाएंगे जो सबसे बेस में होगी वो सबका ऑक्सीजन निकाल लेंगे हम उसमें से। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। तो ये काली परत जो है किसकी बनती है? Ag2S की। ठीक है, सिल्वर काले रंग के बनने का कारण है Ag2
2S सिल्वर सल्फाइड। जो कॉपर होता है तांबा वो हरे रंग का बन जाता है, उसका रीज़न क्या है, CaCO3। और जो लोहा है वो लालिमा युक्त हो जाता है, लालिमा जैसा, अरे रेडिश जैसा बन जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, Fe2O3 यानी कि जंग लगना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसकी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो किसकी परत होती है वो, जिंक की, जिंक लगाते हैं लोहे को गैल्वेनाइज बनाने के लिए। नेक्स्ट, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील यानी कि SS, स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के किन के साथ मिश्रण किया जाता है, देखो स्टेनलेस स्टील को क्या कहा जाता है, निक्रोम। तो निक्रोम के लिए निक्रो, ठीक है, तो निकल भी होगा, क्रोमियम भी होगा, उसके साथ Fe भी होगा और थोड़े प्रमाण के अंदर कार्बन भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा निकल एंड क्रोमियम। चलो आगे बढ़े। यदि कॉपर को वायु में खुला रख दिया जाए तो यह चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त, अभी अभी हमने बताया सिल्वर काले रंग का बनता है Ag2S की वजह से, तो जो कॉपर है वो हरे रंग का बन जाता है CuCO3 की वजह से, कॉपर कार्बोनेट बनेगा इसीलिए। नेक्स्ट, धातु ये सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, एक ही ऐसी है और वो है हमारी मरकरी, लेकिन यहाँ पे धातु की बात की है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, कौन, मरकरी। और अगर बात करें अधातु तो अधातु के अंदर आंसर आएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं, किस किस का हम क्लोराइड बनाएंगे और उसको विद्युत अपघटन करेंगे, तो कौन होंगी, जो टॉप मोस्ट थी वो सब। टॉप मोस्ट के अंदर यहाँ पे सोडियम है हमारे पास, फिर हमारे पास कैल्शियम है, तो 1 and 2 कहाँ पे हमारे डी के अंदर। ठीक है, उसी का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा क्लोराइड की अवस्था में और वो भी गलित अवस्था में। फिर सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, सीधी बात है, धातुएं चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। कौन सी अधातु चमकीली है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो चमकीली, ठीक है, अधातु होते हुए भी अपवाद है अधातु का। आगे बढ़े। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है, तो हमने जो कह दो ना कार्बन है उसके अंदर जो सबसे टॉप पे होगी वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, और जो सबसे लोअर पे होगी वो सबसे नीचे होगी, तो कह दो ना कार मिलेगी अल्टो जेन फरारी। ठीक है, जो सबसे टॉप में होगी वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी, तो जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी वो बाकी सबको हटा देगी, तो कह दो ना कार मिलेगी। मिलेगी में मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम क्या करेगा, बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, एक बार फिर से पढ़ ले, 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है, तो किसको हम कर सकते हैं विस्थापित, अन्य 3 को, तो अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है, तो हमारा Ag सिल्वर को हम विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है 3 चिन्हित परख नलियों ABC में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 में, यानी कि वो क्या हमने बना दिया, सी के अंदर एक्वारिजिया बना दिया। सी के अंदर क्या होगा, एक्वारिजिया। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परख नली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परख नली सी में धातु घुल गई, तो धातु कौन सी होगी, गोल्ड होगी। तो यहाँ पे गोल्ड कहाँ पे है, बी, क्योंकि गोल्ड को पिघालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्वारिजिया के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद एक मिश्र धातु है, कौन से मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु एक तत्व होते हैं ना भाई,
एक यौगिक होते हैं? नहीं। समांगी मिश्रण? यस। इसीलिए गोल्ड जो आप पहनते हो ना, वो समांगी मिश्रण है सोने तथा सिल्वर का, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता है क्योंकि वो समांगी मिश्रण होता है, एक रूप से घुल जाता है, एक रूप से मिल जाते हैं बाकी सारे तत्व। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन, एक विद्युत अपघटनी सेल बैटरी जो होती है कैसे बनती है? तो उसके अंदर एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। मैंने आपको समझाया था, एनोड होगा प्लस, कैथोड होगा माइनस। दुनिया का कोई भी एनोड प्लस होगा, दुनिया का कोई भी कैथोड माइनस होगा। तो कहाँ पे ऐसा लिखा है? धन अवशित एनोड तथा ऋण अवशित कैथोड, यानी कि 3 और 4। 3 और 4 हमें कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान क्या होता है? जिंक का विद्युत परिष्करण करेंगे तो कैथोड पर निष्कासित होता है, एनोड पर निष्पेक्षित होता है, कैथोड तथा एनोड दोनों पर निष्पेक्षित होता है, या फिर विलयन में बना रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो जिंक होता है वो कैथोड पर निक्षेपित होता है। क्यों कैथोड पर? क्योंकि जिंक होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। मैंने अभी बताया एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। तो बताइए ये खुद प्लस है तो किसके पास जाएगा? माइनस के पास। माइनस से अट्रैक्ट होगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व ये मुलायम है तथा उसको चाकू से काटा सकता है। चाकू से काटे जाने वाले दो ही तत्व हैं, एक है पोटेशियम, एक है सोडियम। ठीक है, तो ये दोनों में से, और वो जल के साथ बहुत ही प्रचंड अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से दोनों में से कौन सा हमें दिया गया है? यहाँ हमें दिया गया है सोडियम। ठीक है, सीधा इतने में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मिश्रातु। एक धातु का एक धातु मिश्रातु जो होती है धातु का एक धातु के साथ अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखना मिश्रातु के अंदर धातु भी हो सकती है, धातु अधातु भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु के अवयव में अधातु रखी है? चलो, पीतल के अंदर क्या होता है? याद रखना पीतल के अंदर होता है कॉपर तथा जिंक। क्या होता है? कॉपर तथा जिंक। बात करें कांसा यानी कि ब्रोंज, ये जो ब्रोंज मेडल होता है उसके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है प्लस एसएन होता है। ठीक है, फिर एमालगम। एमालगम के अंदर क्या होगा? एक मरकरी होगी और अन्य कोई धातु होगी मरकरी का। ठीक है, और फिर है स्टील। तो स्टील का दूसरा मैंने नाम क्या बताया था? निक्रोम। तो निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, फिर एफी तो रहेगा लोहा, और साथ में कार्बन भी होता है। तो कार्बन जो है वो अधातु है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी कि स्टील के अंदर क्या है? अधातु है। चलो फिर आगे बढ़े 27 नंबर पे। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैग्नीशियम के लिए कौन सा गलत है वो हमें देखना है। चलो देखिए, यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ये तो सही है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, गलत। मैंने अभी अभी बताया कि कैल्शियम होती है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है, मैग्नीशियम नहीं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ करेगा। यह गर्म जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सही बात है, और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस भाप के साथ भी कर सकती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन है बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? कहाँ पे मरकरी मिलेगा? एमालगम के अंदर। तो जिंक एमालगम के अंदर क्या होगा? मरकरी। जिसके अंदर मरकरी होगा उस सबको हम क्या कहेंगे? एमालगम। करेक्ट। चलो, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया होके जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक्स इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि एक्स क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। वही वाई होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए वाई क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और वो दोनों में से क्या हमने बनाया? जेड बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? तो जेड हमारी यहाँ पे क्या होगी? धातु होगी, मेटल होगी। तो धातु के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है ये हमें देखना है। ठीक है, ओके सॉरी, निम्नलिखित में से जेड में कौन सा गुण नहीं होता है?
तो एक धातु यानी कि एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, ये दोनों में से जो जेड बना है वो कैसा होगा, आयनीय होगा, आयनीय संयोजन होगा। तो आयनीय संयोजन में कैसा गुणधर्म नहीं होता है वो हमें देखना है, ठीक है। उच्च गलनांक, यस, उच्च गलनांक डेफिनेटली होंगे। निम्न गलनांक नहीं, निम्न गलनांक नहीं होता है, उच्च गलनांक होता है, ठीक है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, ये भी सही है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी सही है, जैसे कि हमारा NaCl, ठीक है। तो NaCl के अंदर ये सब कुछ है। एक क्या नहीं होता है, निम्न गलनांक नहीं होता है, उच्च गलनांक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमें कौन सा नहीं होता है वो दिखाना था। आगे बढ़े। 3 तत्व हैं XYZ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना है। तो पहले के अंदर 2 और 8 यानी कि वो 10 नंबर पे बैठा है, और 10 नंबर पे कौन होता है, हमारा नियॉन होता है। फिर 2, 8, 7 यानी कि 17, तो 17 नंबर पे कौन होता है, क्लोरीन होता है। फिर 2, 8, 2 यानी कि 12, तो 12 नंबर पे कौन बैठा है, मैग्नीशियम। हमको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये कम से कम 30 तक आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे आपको बाकी का जो लिखा है वो देखना है कि क्या है। एक्स एक धातु है, एक्स यानी कि ये पहला वाला धातु है, नहीं ये धातु नहीं है, अधातु है। फिर और नोबल गैस है, वो क्या है, नोबल गैस है। वाई एक धातु है, कहाँ गया वाई, तो एक्स वाई, वाई एक धातु है, गलत, वाई धातु नहीं है, वाई अधातु है, क्लोरीन अधातु है। जेड एक अधातु है, जेड अधातु है, एक्स वाई तथा जेड, जेड अधातु है, गलत, ये तो धातु है तो ये भी गलत। फिर वाई अधातु है, यस वाई अधातु है, तथा जेड धातु है, यस जेड हमारी धातु है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। समझ में आया, वाई अधातु है, वाई अधातु है तथा जेड धातु है। चलो आगे बढ़े। फिर हमारे पास धातु ये सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, सही बात है, धातु ये सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयगुणी ऑक्साइड बनाती है। उभयगुणी ऑक्साइड कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा, कौन बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा। तो ये एल्यूमिनियम को आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर आएगा हमारा सामान्यतः अधातु विद्युत के चालन नहीं होते, सीधी बात है, अधातु के अंदर विद्युत का चालन सामान्य तौर पे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालन है, एक है जो कि हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अच्छा चालक है अधातु होते हुए भी, राइट। तो अपवाद है, उसे याद रखेंगे। और धातु ये विद्युत के चालन होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी के अंदर विद्युत का चालन कम होता है, ठीक है, वो भी अपवाद है धातुओं का, वो याद रखना। फिर 33, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के केमिकल फॉर्मूला क्या होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में बता के रखा है। चलो नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है, मैंने अभी बताया था, धातु के अंदर द्रव पूछे तो कौन आंसर आएगा, मरकरी। लेकिन अगर अधातु के अंदर द्रव पूछे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपको कहाँ पे दिखता है, बी के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, रासायनिक क्रिया किसके अंदर होगी, तो देखो जो यहाँ पे जो तत्व दिएगी उससे ज़्यादा अगर कोई सक्रिय है ना तो वहाँ पे अभिक्रिया होगी, बाकी नहीं होगी। क्योंकि अगर Fe ज़्यादा सक्रिय नहीं है तो मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सक्रियता श्रेणी क्या बनी थी, कह दो ना कार मिलेगी, अल्टो, जैन, फरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी, और लास्ट में तो क्या आएंगे, सिल्वर बॉडी, ठीक है। चलो ये Hg है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Fe और लेड है, तो Fe है वो किस किस को नहीं हटा सकता, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक को नहीं हटा सकता, मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, जिंक को नहीं हटा सकता। Fe है वो कॉपर को हटा सकता है, देखो कॉपर Fe के बाद आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेड जो होता है वो मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम पहले आता है, लेड बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, डी वाली अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है वो ज़्यादा सक्रिय है कंपैरिजन टू
Fe आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए। चलो आगे बढ़े। फिर हमारे पास दिया गया हमें ऑप्शंस कि कौन सा यहाँ पे हमें करेक्ट है वो ढूंढना है। तो चलो आराम से देखिए, 10th की बुक में अच्छे से दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनीय परिष्करण की सही व्याख्या करता है। चलो सबसे पहले तो एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे एनोड कैसा है, नेगेटिव, तो ये तो गया। यहाँ पे कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। कैथोड पॉजिटिव नहीं होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये दोनों तो गए। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। चलो फिर देखिए, कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो ये सही है। एनोड कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी सही है। अब देखो ये जो यहाँ पे अशुद्धियाँ है ना, अशुद्धियाँ हमेशा हमेशा एनोड के नीचे होती है, यहाँ पे कैथोड के नीचे थी, मतलब कि ये भी आंसर नहीं आएगा। ये हमारा 100% करेक्ट है। यहाँ पे आपको क्लियर कट बताया गया है कि एनोड जो है वो पॉजिटिव है तथा एनोड के नीचे एनोड पंख मिला है। ठीक है, एनोड पंख, अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, एनोड पंख। और एक चीज़ याद रखना, ये अशुद्धियों के अंदर कीमती धातुएं होती है, लोहा, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ हमारे MCQ खत्म हुए, तो यहाँ से ग्रुप डी वाले यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप दूसरा वीडियोस देखें। तो यहाँ से ग्रुप डी वाले आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट कर लो। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और पीछे इसका सॉल्यूशन दिया गया, आंसर की दिया गया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेल में आंसर है, उसको आराम से देख लो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर लो और उसका सॉल्यूशन भी देख लो। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी मिल जाने वाली है। ठीक है, तो आप वहाँ से सीधी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आशा करता हूँ कि आपने ये पूरा का पूरा वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लिया होगा। सो ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको करना है। वीडियो पॉज करके इस सब को नोट कर लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी पीछे आपको दिया गया है। तो यहाँ आपको ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे, उसके आंसर भी पीछे आपको मिल जाएंगे। ये दीर्घ प्रश्न है, दीर्घ प्रश्नों को भी आप अच्छे से नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और पीछे मैंने उसके आंसर दे रखे सभी के सभी। राइट, सो आशा रखता हूँ कि आप सब ने ये कर लिया होगा। कर लेना, अगर कोई भी डाउट्स होता है तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको आंसर जो है वो रिलेटिव नहीं लगता है थोड़ा सा, और डाउट्स आ रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इसको आप सीधा सीधा नोट कर लोगे और आपको आंसर पीछे मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो 65 तक ये क्वेश्चन से पूरे के पूरे आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आंसर है, तो थैंक यू सो मच। आपको पीछे आंसर दिया गया, वो भी आप यहाँ पे इसी वीडियो में देख सकते हो। तो पहले तो ये जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न MCQ के हैं और सभी के सभी यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, आंसर की में एक जगह पे भूल थी, थोड़ी सी हल्की सी 12 नंबर के क्वेश्चंस में, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो एग्जाम्पलर में भूल थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर की के अंदर भूल रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे D लिखा गया है, आंसर की में कोई और आंसर था। ठीक है, तो D हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो फिर आगे बढ़े। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर है, आप एक बार इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको आराम से नोट करो और आपने जो आंसर लिखा है उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, या तो यहाँ से सीधा उसका सॉल्यूशन लो। तो ये आपका पूरी की पूरी आंसर की यहाँ पे दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा आराम से नोट करो इसको। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न खत्म हुए और अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे सब प्रश्नों को आराम से नोट करो और आपने जो आंसर लिखा है उसके साथ इसको कंपेयर करो। ठीक है, हमारे टोटल 65 क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो इसको आराम से समझना, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना डिटेल में सॉल्यूशन मिलने के बाद कोई डाउट्स रह जाए, लेकिन फिर भी रहता है तो फिर थैंक यू सो मच, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।